वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अनिशा अकेडमी। आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस वीडियो का पार्ट 4 है। ऑलरेडी इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप वहाँ से आके चेक कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड की मदद से पार्ट 4 को समझने में आसानी हो। शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 6 राइट है, जिनमें से लास्ट वन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, क्योंकि ये वो राइट है जो बाकी 5 राइट्स को सेव करने का काम कर सकता है। वी कैन से कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सेफ गार्ड है हमारे बाकी राइट्स के लिए। क्यों? अगर हमारे बाकी के राइट्स छीन लिए जाते हैं तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की मदद से आर्टिकल 32 की हेल्प से सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 206 आर्टिकल 226 की मदद से हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। हमारे पास आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 की मदद से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में रिट है, 5 तरह के, जिन रिट की मदद से हम हमारे अधिकारों की प्राप्ति दोबारा से कर सकते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं पहले कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट राइट क्यों है हमारे लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। एट प्रेजेंट टाइम इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अराउंड 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 स्केड्यूल्स हैं और 3 लिस्ट है, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, इसे हम यूनियन लिस्ट भी कहते हैं। इसको देखते हो हमारे वहाँ 104 अमेंडमेंट भी है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसी की वजह से जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे या कॉन्स्टिट्यूशन के फादर थे BR अम्बेडकर, उन्होंने क्या कहा था, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हार्ट एंड सोल है। ठीक है, उन्होंने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहा था। इसके पीछे वजह क्या थी? अंबेडकर का मानना था कि जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ये एक ऐसा राइट है जो हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मदद से हमारे बाकी के जो भी अधिकार है उसकी प्राप्ति करवाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो हमारे अन्य अधिकारों की हमें प्राप्ति करवाता है। अच्छा, जैसे कि हमने बात करी थी, हमारे पास 5 तरह के रिट्स हैं। तो देखते हैं रिट्स किस तरह के हैं, कौन कौन से और उनका क्या यूज़ है। तो जो पहला रिट है उसे हम कहते हैं हीबियस कॉर्पस। इस रिट का सिंपल सा मतलब क्या होता है? इस रिट का सिंपल सा मतलब होता है सबमिट टू द पर्सन। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, पुलिस वाले क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को अरेस्ट करके ले जाते हैं। ठीक है, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, पता ही नहीं सामने वालों को कि उस पर्सन को अरेस्ट क्यों किया गया है। घर वालों को नहीं पता, घर वाले जाते तो पुलिस वाले जवाब नहीं देते। तो आप हीबियस कॉर्पस की मदद से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हो कि हमारा वो पर्सन कहाँ गया है। अब उस पिटीशन को डालने के बाद जिस अथॉरिटी ने भी उन्हें अरेस्ट किया है, जिस पर्सन को भी अरेस्ट किया है, उस पर्सन को विदिन 24 आवर क्या करना पड़ेगा, कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा, जिसने भी अरेस्ट किया उसके द्वारा। अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस वालों ने जिन्होंने अरेस्ट किया है, अगर वो कोर्ट को ये बात किसी भी फॉर्म में दे देते हैं, रिटर्न फॉर्म में या किसी स्टेटमेंट के वे में, कि इस पर्सन ने इस तरह का क्राइम किया है जिसकी वजह से डिटेन किया गया, रखा गया, तो हीबियस कॉर्पस वहाँ पे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो हीबियस कॉर्पस का सिंपल सा मतलब है टू हैव दैट बॉडी या टू सबमिट दैट पर्सन। ठीक है, अच्छा, हीबियस कॉर्पस इज वन ऑफ द लैटिन वर्ड मीनिंग सबमिट टू द पर्सन। एनीबडी हु हैज बीन रॉन्गली कॉट कैन बी ऑर्डर टू बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। द कोर्ट ऑर्डर दैट शुड बी इन्फॉर्म्ड व्हेन एंड व्हाई सच अ पर्सन वाज अरेस्टेड। दिस इज व्हाई इज नॉट सफिशिएंट एंड रिलीज विदाउट एनी कंडीशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको रीज़न बताना जरूरी है। अगर कोई रीज़न नहीं है तो आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप इमेज भी देख के आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे जज साहब बैठे हैं। ठीक है, ये पर्सन है, इसे प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, ओके, अगला क्या है? अगला है मैंडेमस। मैंडेमस का सिंपल सा मतलब क्या होता है? देखो, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड मीन्स हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? देखो, यहाँ पे सिंपल सी बात करी जाती है कि आपने किस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग काम किया है। जस्ट फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश दे सकता है, कमांड कर सकता है कि अगर आपने इस फैसले पे जजमेंट दी है तो क्या सोच के जजमेंट दी थी, क्या वजह थी, आपने ऐसा क्यों किया है, क्या आपने करते समय अपनी ड्यूटीज़ को पूरा किया है, अगर आपने अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, क्या आपने अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज़ किया था, नहीं किया था, अगर नहीं किया था तो क्यों नहीं किया था। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इमेज पे एक बार आप पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेंडर अ फाइन डिसीजन ऑन अ पेरेंटिज
वीज़ा विद इन 20 डेज। यहाँ पे इन्हें बोला गया कि आपको 20 डेज के अंदर फाइन भरना है, ठीक है। अब ये रिट देखो, अ रिट ऑफ अ मैंडेमस इज अ कोर्ट्स ऑर्डर कमांडिंग ऑन अ इंफीरियर कोर्ट और अ पब्लिक अथॉरिटी टू अ परफॉर्म एन ऑफिशियल ड्यूटी करेक्टली, ठीक है। तो कोर्ट क्या कर सकती है, कमांड कर सकती है अपने से निचली अदालतों को या किसी पब्लिक पर्सन को भी कि आपने ऐसा क्यों किया है, किस वजह से किया है, ठीक है। द वर्ड मैंडेमस मीन्स अ वर्ड अ रिट ऑफ pleading of a person or a lower court to his duty. This power can only be used to enforce fundamental right, ठीक है। तो कोर्ट क्या कर सकता है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को उसके अधिकारों की कटौती करने के लिए इस तरह के आदेश दे सकता है। थर्ड है प्रोविएशन, ठीक है। प्रोविएशन का सिंपल सा मतलब क्या है, देखो समटाइम क्या होता है ना, हम किसी चीज़ को मना करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना। इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा है, दी कमांड, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश दे रहा है, ठीक है। आदेश मतलब एक तरह का कमांड कर रहा है कि आपको ऐसे ऐसे करना है या आपने ऐसे क्यों नहीं किया। बट यहां पे क्या है प्रोविएशन में, प्रोविएशन में सिंपल सा मतलब है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को सीधा मना कर देगा कि आप ऐसा मत करो, आपको ऐसा करना ही नहीं है, ठीक है। यहां पे एडवाइस की बात नहीं हो रही, प्रोविएशन में ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा मैंडेमस, मैंडेमस में एडवाइस की बात हो रही थी और प्रोविएशन में किसकी बात हो रही है, प्रोविएशन में बात हो रही है यहाँ पे सीधा ऑर्डर की, ठीक है, कि आपको ऐसा करना ही नहीं है, आपने ऐसा किया क्यों है, ठीक है। ओके, प्रोविएशन रिट प्रिवेंट्स द ट्रायल कोर्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ अ पावर विच इट इज नॉट लीगली एक्वायर्ड, इट डायरेक्ट्स द लोअर कोर्ट टू एक्ट विद इन देयर जुरिडिक्शन ओनली, ठीक है। तो हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कर सकता है कि आप अपनी ना, कहते हैं ना जैसे दिल्ली में एक लैंग्वेज बोली जाती है अपनी औकात में रह के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कह रहा है भाई अपनी औकात में रह के काम कर, हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को कह रहा है अपनी औकात में रह के, ठीक है। आपको पता होगा रिट हम केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट के सारे फैसले लोअर कोर्ट मानता है, सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले हाई कोर्ट मानता है, ठीक है। तो हमने बात करा कि लोग क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं अपनी पावर्स को, किस वे में कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है तो उसे हाई कोर्ट को करना ही करना है, और हाई कोर्ट कुछ बोल रहा है तो उसे निचली अदालतों यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट को करना ही करना है, ठीक है। फोर्थ वन देखते हैं क्या है हमारा, फोर्थ वन है सर्च्योरी, ठीक है। अच्छा देखो इनके नाम बड़े अजीब से लग रहे होंगे आपको, देखो इसमें अजीब से लगने की बात नहीं है क्योंकि लैटिन वर्ड्स हैं और लैटिन वर्ड्स कुछ ऐसे ही होते हैं, आप एक दो बार पढ़ोगे आपको इजीली याद हो जाएगा। सर्च्योरी का मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी, सिंपल सा देखो सुप्रीम कोर्ट है, हमें पता है हमारे यहाँ एक ही सुप्रीम कोर्ट है, और हाई कोर्ट कितने हमारे यहाँ 25, समझदार हो गए आप लोग है ना, हाई कोर्ट कितने 25 है हमारे यहाँ। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट के पास मानो कोई केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी केस है, बहुत टाइम हो गया हाई कोर्ट कर ही नहीं पा रहा, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा आप वो केस क्या करो, हमें ट्रांसफर कर दो, ठीक है। या सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, एक हाई कोर्ट से केस दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करवा सकता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सर्च्योरी, एक ऐसी पावर सुप्रीम कोर्ट की जिसके माध्यम से वो निचली अदालतों से यानी हाई कोर्ट से फैसले या जो भी केस चल रहा है उस केस को अपने पास मंगवा सके, ठीक है। लास्ट वन है हमारा क्यो वारंटो, देखो नाम से समझ आ रहा होगा क्यो वारंटो, ठीक है। इसका मतलब है क्यों, ये जो हमारे साथ किया गया है क्यों किया गया है, वजह क्या थी, ठीक है। तो बहुत सिंपल से वे में क्या है क्यो वारंटो का मतलब, जो भी अथॉरिटी है, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल आपका घर है, आप घर में कुछ करते हो, पापा है, पापा ने पूछा क्यों करा, या स्कूल में टीचर ने पूछा क्यों करा, सो इट कॉल्स अ क्यो वारंटो। जब भी आप कोई भी चीज़ करो और उसके बाद आपको डिफाइन करना पड़े आपने क्यों किया, जस्टिफिकेशन देना पड़े, तो उसे हम कहते हैं क्यो वारंटो, ठीक है। अब इसे देखते हैं क्या है, दिस रिट इज इश्यूड अगेंस्ट द पर्सन who has wrongly warranto. The writ commands a person by what authority he is holding that position. If the court decides that it is legally holding such a post, the court can be declared that is the vacant. अब आपको जैसे कि पता होगा क्या होता है, समटाइम मान लो एक ही नाम के दो पर्सन है और एक का फायदा दूसरे ने उठा लिया। फॉर एग्जाम्पल दो अजय नाम के व्यक्ति थे, एक का नाम था अजय सक्सेना, ठीक है, दूसरे का नाम भी था अजय सक्सेना। डिफरेंस क्या था, डिफरेंस था उनके फादर के नेम में, बट उसे इग्नोर कर दिया गया और दूसरे अजय सक्सेना को जो उस जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं थे उन्हें जॉब दे दी गई और दूसरे वाले को जॉब मिल नहीं पाई। तो अब क्या हुआ, वो गए सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा नहीं ये जॉब तो मुझे मिली है। अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि भाई जांच करी जाए जो दूसरे अजय सक्सेना है उन्हें जॉब क्यों मिली है। तो बाद में पता चला कि वो तो फेक थे, गलती से डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज हो गए तो उन्हें जॉब मिल गई। तो क्यों वारंटो का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने किसी को कुछ दिया है या किसी ने कुछ किया है तो क्यों किया है, अगर ठीक है तो सही है, गलत है तो उसे सुधारा जाए, ठीक है। आपको इजीली समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये जो रिट्स हैं आपको समझ नहीं आए ढंग से तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं,
हम इसके लिए ना एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो ही बना देंगे आपके लिए 5 रिट्स की, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एजेंसीज़ की। वो कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स और जो हमारे सिविल लिबर्टीज़ हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, निगरानी रखती हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब भी है, ठीक है। तो ये सारे क्या करते हैं, देखो ये सारे सिंपल सा काम करते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा 12 स्केड्यूल्स हैं जिसे आप शेड्यूल भी कहते हो, ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं। इन्हें याद करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम का मतलब क्या है, आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम लिखोगे तो आपको टोटल 12 अल्फ़ाबेट दिखाई देंगे। और 12 अल्फ़ाबेट किस चीज़ के लिए, हमारे यहाँ 12 स्केड्यूल्स के लिए। जैसे मैं बता दूँ टी से पहला टेरिटरी है, ठीक है, ऐसे करके आप एंड तक आओगे, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम बोला मैंने, ठीक है। पी से क्या है, पंचायत, एम से क्या है, म्यूनसिपैलिटी, 11 12। तो एक तरह के ट्रिक है याद करने के लिए। तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जो 5th शेड्यूल है और 6th शेड्यूल है, इसके अंदर SC ST के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन रखा गया है, ठीक है। सेकंड कि हमारे क्या है, द शेड्यूल एरियाज एंड द शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन एम्स एट टेकिंग फॉरवर्ड द वेलफेयर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। तो आपको पता होगा जो हमारे यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, शेड्यूल कास्ट होते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट होते हैं, इनके लिए जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं जो सीधा क्या करे, इन एरियाज़ पे निगरानी रखे, इन एरियाज़ की सर्विलेंस करे। और सीधा इन एरियाज़ की जो रिपोर्ट होती है ना, सीधा हमारे प्रेसिडेंट को सबमिट करी जाती है हर साल। और प्रेसिडेंट फिर इसे पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं और बताते हैं कि हमारे यहाँ कितने % SC ST हैं, कितने % OBC है। जैसे कि आपको पता होगा हमारे यहाँ PGTV भी होते हैं। PGTV मतलब क्या है, तीसरा क्या है, द नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफर्स क्रेडिट ऑफर फैसिलिटीज फॉर अ वेरियस इनकम जनरेटिंग, ठीक है। यहाँ पे जनरेटिंग स्कीम्स, यहाँ पे क्या है, सिंपल सा मतलब कि आपको ने देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट बहुत सी स्कीम्स चलाती है, जैसे उस्ताद स्कीम्स हो गई, वंदे मातरम हो गई, ठीक है, जनधन योजना भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो स्कीम्स क्यों चलाई जाती है, स्कीम इसलिए चलाई जाती है ताकि हमारी गवर्नमेंट जो भी लोअर कास्ट के हैं, ठीक है, जो भी फाइनेंशियली वीकर है, उनकी गवर्नमेंट हेल्प कर सके, ठीक है। ओके, 4th पॉइंट देखते हैं क्या है, The National Commission for a Women accepts petition for a redressal of a grievances of a women. This reviews the protective measures taken for a women. जैसा कि आपको पता होगा हमारे यहाँ वीमेंस के लिए भी बहुत सी चीज़ें करी जाती हैं। वीमेंस के रिजर्वेशन के लिए भी हमारे यहाँ, जैसे आपको पता होगा 1/3 रिजर्वेशन है लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन में। जब हमारे यहाँ पंचायत के इलेक्शन होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन होते हैं, तो हमारे यहाँ वीमेंस को जॉब्स के अंदर भी रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा जो हमारे ऑलमोस्ट अच्छे गवर्नमेंट एग्जाम है, अच्छे कहने का मतलब सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम अच्छे हैं, अच्छे कहने से मेरा मतलब ये था कि जो हमारे A ग्रेड की जॉब है, जो गजेटेड ऑफिसर की जॉब है, उसमें आपको पता होगा कि जो वीमेंस होती है उनकी ना के बराबर फीस होती है। जैसे अगर आप वीमेंस UPSC का एग्ज़ाम देती हैं, ठीक है, तो लगभग उनकी 0 फीस होती है उस एग्जाम्स में। तो हमारे यहाँ वीमेंस को रिजर्वेशन दिया गया है, साथ साथ वीमेंस को काफ़ी ज़्यादा इंकरेज भी किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारे यहाँ प्राइमरी एजुकेशन है ना, उसमें वीमेंस का इनरोलमेंट रेशियो 100% है, बट उसके बाद जब हम हायर स्टडी की बात करते हैं तो रेशियो अपने आप गिरता चला जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा वीमेन 10th क्लास तक, 12th क्लास तक वीमेंस का जो नंबर है, लड़कियों का जो नंबर है, वो एज़ कम्पेयर टू जो बॉयज़ है वो ज़्यादा है स्कूल्स में। बट हायर स्टडी में आके आप नोट करोगे, जब आप ये चीज़ देखोगे कि जो वीमेंस है, जो गर्ल्स है, इनका नंबर कम हो जाता है और बॉयज़ का ज़्यादा हो जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि एटलीस्ट उनकी 18 ईयर्स की एज में ही शादी करवा देना, या जैसे उन्होंने 12th पास करी शादी करवा देना। हालांकि अभी हमारे यहाँ एक्ट, आपको पता है कि एक्ट आने ही वाला है ऑलमोस्ट, की जो वीमेंस की शादी की एज है वो 21 करी जा रही है। शारदा एक्ट में पहले आपको पता होगा उसे चेंज किया गया था, अब वो 21 करी जा रही है। तो एक अच्छा प्रोविज़न है वीमेंस के लिए। ओके, हम देखते हैं ह्यूमन राइट कमीशन क्या है। जैसे कि आपको मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे 2 और कमीशंस हैं जो ह्यूमंस की राइट से डील करते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऐसा ही एक कमीशन इंडिया के अंदर है जो इंडिया के लोगों के राइट से डील करता है। तो कौन सा कमीशन है? ह्यूमन राइट कमीशन कब बना था? 1993 में बना था। किससे डील करता है? लोगों के राइट से डील करता है। और क्या क्या इसके पास राइट्स हैं, जैसे कि एग्जामिन कर सकता है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि अगर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसकी जांच कर सकता है, ठीक है। और क्या कर सकता है? ये देखो, ऑर्डर दे सकता है, देख सकता है जेल में जाके कि कोई व्यक्ति कैसे रह रहा है, प्रिजनर्स की लाइफ क्या है, अगर उनके अंदर कुछ चेंज लाना चाहिए तो कैसे लाना चाहिए, और इवन वो एडवाइस भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, रिव्यू कर सकता है किसी भी केस को, किसी भी एक्ट को, कोई भी एक ऐसा एक्ट जो ह्यूमन एक्टिविटी के अगेंस्ट हो, जैसे एंटी टेररिज्म एक्टिविटी। आपने देखा होगा बहुत बारी क्या होता है, हमारे यहाँ हमारे ही छोटे छोटे प्लेसेस पे
कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एंटी सोशल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को भी अवेयर करने का काम किसके पास है? हमारे ह्यूमन राइट कमीशन के पास है। ठीक है, अच्छा, प्रमोट करता है रिसर्च को, एक्सप्लोर करता है ह्यूमन राइट एरियाज़ को। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है। कमीशन लोगों को पावर देता है, स्पेशली कैसी पावर देता है? देखो, जो कमीशन है ना, उस पर एक पावर है सिविल राइट की। वो लोगों के पास अगर कोई भी एक ऐसा केस है ना जो 1 साल के अंदर हुआ है, तो उसके जांच करने की भी अपने पास पावर रखता है। हाँ, हालांकि जो उसके पास फैसले होते हैं, ठीक है, वो किसी भी मतलब इन द सेंस वो किसी भी फैसले को स्वयं सुना नहीं सकता, उसके फैसले बाइंडिंग नहीं होते। हाँ, बट उसके पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी केस पे सुनवाई जरूर कर सकता है। ठीक है, ओके, ये 2 मूवमेंट है। पहला चिपको मूवमेंट, आपने को पता ही होगा चिपको मूवमेंट क्या था। 1970 के दशक की बात है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये 1973 का टाइम था पर्टिकुलरली, जब उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, वहाँ पे औरतों ने क्या करा था, पेड़ों से चिपक के खड़ी हो गई थी औरतें, और उन्होंने कहा था पेड़ नहीं काट सकते क्योंकि हमारे गुड्स हैं, ये हमारे लिए, ये हमारे राइट्स बनते हैं, आप दूसरों को कैसे दे सकते हो? क्योंकि पर्टिकुलरली हमने इन चीज़ों के लिए मदद करी है, हमने इन चीज़ों को देखा है और इन चीज़ों को संभाला है। और ऐसे एक मूवमेंट था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? ये नर्मदा नदी पे हुआ था गुजरात में, जिसे मेघा पाटकर नाम की एक लेडी द्वारा लीड किया गया था। ये एक्चुअली क्यों किया गया था? ये किया गया था क्योंकि वहाँ पे बहुत डैम्स बनाए जा रहे थे। आपने सुना होगा डैम जो बिजली को प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं, साथ साथ जो सरप्लस पानी होता है उसे डाइवर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपको मूवमेंट को लीड किया गया था विंदेश्वरी प्रसाद द्वारा। ठीक है, और सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा, और नर्मदा बचाओ आंदोलन को मेघा पाटकर द्वारा। ठीक है, तो जो आगे के बचे हुए टॉपिक हैं उसे हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ऑन यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन for more upcoming updates, and you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.